हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीडीएस और एफकेट एग्ज़ाम्स को लेकर। हालांकि सीडीएस और एफकेट के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उनके फॉर्म्स भी भरे जा चुके हैं। तो अब उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि सीडीएस के लिए करीब करीब 4 महीने हैं और एफकेट के लिए 1.5 महीना अपने हाथ में है। और 1.5 महीने के अंदर किस हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए कि इन दोनों पेपर को इजीली क्लियर किया जा सके। तो उसके लिए एक एक एग्ज़ाम को लेकर चलते हैं अपन और उसकी स्ट्रेटजी को अपन नोट डाउन करते जाएंगे। उनके लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, उनके लिए पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो इस वीडियो के अंदर सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इंडिया एग्ज़ाम से जुड़े। इंडिया एग्ज़ाम्स को लाइक, सब्सक्राइब, टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, तो आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और इम्पोर्टेंट जानकारी आपकी मिस नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखो, सीडीएस का एग्ज़ाम है अपना अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2022। सीडीएस के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश को डिवाइड करते हैं अपन। इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी मीन्स वर्ड पावर, एरर्स एंड फिलअप्स, आइडेंटिफायर्स एंड बेसिक ग्रामर्स। तो इंग्लिश के लिए तो आपको रेफर करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एनी बुक। कोई भी बुक आपको लगता है कि ये अच्छी है तो उस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। जैसे केडी की पब्लिकेशन की बुक हो गई एक, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। बट उनमें भी लिमिटेड चैप्टर्स करने हैं आपको, ओनली लिमिटेड चैप्टर्स केडी के। जैसे एरर्स हो गए, एरर्स में नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, ये सब चीज़ें कर ली। तो ये ओनली लिमिटेड चैप्टर करने हैं आपको पीवाईक्यू से। फिर पीवाईक्यू को तो आपको एकदम कंप्लीटली रट लेना है। 2-3 बार आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट की होती है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ही यूपीएससी और स्टूडेंट के बीच का एक लिंक है। पेपर बनाने वाले के बीच में और स्टूडेंट के बीच का लिंक है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के थ्रू बातचीत होती है। तो पीवाईक्यू को तो आराम से ढंग से समझना है, अपने को समझना है और बार बार सोल्व करना है पीवाईक्यू को। और इंग्लिश के अंदर इसके सिवाय एक जो सोर्स है उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वह न्यूज़पेपर। डेली आप कोई एक न्यूज़पेपर को फॉलो करो और जैसे आप 2-3 महीने उसको फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा एरर्स का, गुड वोकेबलरी बिल्डिंग हो जाएगी आपकी। और भी इंग्लिश में करंट अफेयर्स रेडी हो जाएंगे। तो न्यूज़पेपर का तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। ओके, तो ये हो गई इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश के अंदर एक समअप करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अपने को। इंग्लिश के अंदर अपने को पढ़ना है, इंग्लिश का हो गया फर्स्ट पीवाईक्यू, सेकंड न्यूज़पेपर, थर्ड एनी बुक जो आपको अच्छे से समझ में आती हो। और पीवाईक्यू में देखना है कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और वो इस बुक से रेफर करने, ओनली वही चैप्टर रेफर करें, बाकी सब नहीं पढ़ना है इंग्लिश के अंदर। और फाइनली लास्ट है मॉक टेस्ट। आप कोई भी कोचिंग के लगाओ, कहीं से ही लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा आपका स्कोर क्या है, मार्क्स क्या है। मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपको चेक करना है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं, अटेम्प्ट एंड उसमें करेक्ट कितने हो रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि उनका या तो करेक्ट कम होते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं रहना कि उनको कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो जितनी ज़्यादा आप मॉक की प्रैक्टिस करोगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इतने मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे को इतने मार्क्स मिलते हैं।
तो उसी रेंज में आप एग्जाम में अटेम्प्ट करिए। ठीक है, ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अब दूसरा जो ब्रॉड टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, वैसे आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, एंड नेगेटिव भी होती है। तो उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि आप कितने अटेम्प्ट करते हो तो कितने मार्क्स आते हैं। इंग्लिश के अंदर टारगेट होना चाहिए आपका, टारगेट होना चाहिए 70+ मार्क्स, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू स्कोर इन जीएस, दैट्स वाई टारगेट होना चाहिए 70+ मार्क्स का। अब बात करते हैं अपन जीएस की। तो जीएस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसका, इस पेपर का। जीएस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो ये इतने पार्ट्स हो गए आपके साइंस में। तो जीएस के अंदर आपको ये करना है कि सबसे पहले तो करना है आपको साइंस। साइंस का रिसोर्सेज सुन लो। साइंस का लेवल आता है उसमें 9th और 10th का। तो इसमें हो गया सबसे पहले 9th 10th एनसीईआरटी, इसको तो आपको पी जाना है एकदम, 3-4 बार 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको करनी है। फिर उसके बाद दूसरा साइंस का सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट के लिए घूंटी है प्रीवियस ईयर पेपर, रामबाण इलाज हर सब्जेक्ट का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद एक और जो सोर्स है जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है वो सोर्स है लुसेंट। लुसेंट की जो साइंस है वो आपको वहीं से ही पढ़नी है, उसमें पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों दी हुई है, और लुसेंट की साइंस को आप 2-3 बार आराम से करके जाएं तो इन 3 से ज़्यादा आपके बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। और साइंस के अंदर बात रहती है, साइंस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन जीएस। सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो साइंस। साइंस इज मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसको नोट कर लेना आप। सबसे ज़्यादा स्कोर होता है साइंस के अंदर, इजी आती है, लेवल 9-10th का होता है। तो ये तो हो गई आपकी इसकी साइंस की बात। तो साइंस को कभी भी हल्के में ना लें। लोग सोचते हैं साइंस छोटा पोर्शन है लास्ट में कर लेंगे, ये सबसे गलत परसेप्शन है साइंस के लिए। तो साइंस को तो एकदम सबसे पहले करिए और इसका रिवीजन होता रहना चाहिए, बिकॉज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। साइंस के बाद इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैं आपको रेफर करूंगा सबसे पहला एनसीईआरटी क्लास 11th। एनसीईआरटी क्लास 11th के अंदर बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो तो आपका बेसिक के लिए काम आएगी। उसके बाद दूसरा जो है वो लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत इज द अल्टीमेट सोर्स फॉर पॉलिटी, और लक्ष्मीकांत से बाहर कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि एक बार आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप आसानी से एलिमिनेशन ट्रिक्स एलिमिनेशन लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और अगर आप एलिमिनेशन से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो आप लगभग पॉलिटी में 70 से 80% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे आसानी से। और साइंस के बाद सेकंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटी। 30 क्वेश्चन साइंस के हो गए और करीब 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन करीब। तो ये हो गई पॉलिटी की स्ट्रेटजी। पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत रिक्वायर्स मल्टीपल रिविजन्स, और फिर लास्ट एक सॉल्यूशन जो हर सब्जेक्ट में होता है पीवाईक्यूज आर इम्पोर्टेंट सोर्स। अगर मैं किसी सब्जेक्ट में पीवाईक्यू नहीं बताऊं फिर भी आपको पीवाईक्यू पढ़ना ही है, पीवाईक्यू का कोई तोड़ है ही नहीं। और फिर देन थर्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट इन दिस पेपर इज करंट अफेयर्स। लगभग 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स में इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक पार्ट तो डिफेंस रिलेटेड,
डिफेंस के जो भी डेवलपमेंट्स है, डिफेंस के डेवलपमेंट्स आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स जितने भी हैं वो आपको रटे हुए होने चाहिए। और दूसरा करंट न्यूज़, जो नॉर्मल डेली रूटीन न्यूज़, तो वो। और तीसरी जो लेटेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज कोई भी हुई है तो वो आपको रटी हुई होनी चाहिए। कौन से देश के बीच हुई है, किन किन कंट्रीज के बीच में, कौन से ओशियन में हुई है अगर नेवल एक्सरसाइज है तो, और किन किन आर्मीज ने पार्टिसिपेट किया, ये सब चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स लगभग अगर अप्रैल में आपका CDS है तो आपको करंट अफेयर्स लगभग अक्टूबर से पढ़नी चाहिए। डोंट टेक रिस्क, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर, करंट अफेयर्स भी मल्टीपल रिवीजन, ये पेपर ऐसा है इसमें हर सब्जेक्ट मल्टीपल रिवीजन्स मांगता है, तो करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, अगली सब्जेक्ट साइंस की बात कर ली अपन ने, पॉलिटी की कर ली, करंट अफेयर्स की कर ली। फिर मैं मानता हूँ कि यहाँ परसेप्शन अब वेरी करेगा, किसी का इकोनॉमिक्स स्कोरिंग है, किसी का ज्योग्राफी स्कोरिंग, किसी का हिस्ट्री स्कोरिंग, वो डिपेंड करता है उनका ग्रेजुएशन में बैकग्राउंड क्या था। इसमें एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, जिसके आजकल काफ़ी क्वेश्चंस देखने में मिले हैं। CAPF AC में भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले इन्वायरमेंट के। तो इसके बाद देखते हैं अपन चलते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स का बुक लिस्ट देखो आप, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको NCERT का क्रक्स है ना, आपको जो समरी मिलती है NCERT की समरीज, इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखिए, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर आपको NCERT में मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो क्लास 11th, एक तो वो करनी है आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको, माइक्रो की ज़रूरत नहीं है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कंटेंट, सेलेक्टेड पढ़ना, आपको पूरा मैक्रो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इकोनॉमिक्स का रिलेशन करंट अफेयर्स से कैसे है, जितनी भी करंट में स्कीम्स चल रही है, स्कीम्स, वो सब आपको याद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार PM ड्रोन का जो क्वेश्चन आया था, PM ड्रोन, तो वो है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्कीम ही एक, लेकिन वो इकोनॉमिक्स का पार्ट काउंट होता है। तो इस हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स को टैकल करना है। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक्स कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे वेबलन गुड्स, गिफेन गुड्स, जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट गुड्स, ऐसे 10-12 टॉपिक्स लिमिट है UPSC की, उससे बाहर कभी भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नहीं आता। तो ये आपको एनालाइज करना है, और ये एनालाइज करने के लिए इसका क्या सोर्स है, डायरेक्ट PYQ। अल्टीमेटली खत्म होता है हर सब्जेक्ट PYQs पे ही। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप इतना इनफ है। और एक बात नोट कर लीजिए आप, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से इजी आता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स पर फोकस कर सकते हैं इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री भी, उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री का। देखिए, हिस्ट्री को अगेन 3 सेक्शन, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप मॉडर्न को पूरा कीजिए। मॉडर्न को पूरा करने के लिए NCERT, ओल्ड या न्यू डजेंट मैटर, ओल्ड या न्यू जो आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहिए NCERT में। ठीक है, और उसके बाद PYQs मॉडर्न के, क्योंकि देखो मॉडर्न के अंदर क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है, बट आजकल ट्रेंड शिफ्ट हो गया है कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आ रहे हैं।
आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री में फुल अनसर्टेनिटी है। तो हिस्ट्री तो आपका लास्ट रिजोर्ट रहना चाहिए कि मैं मॉडर्न करके जाऊंगा। और अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपका बैकग्राउंड है, तो एंशिएंट मेडाइवल को भी ढंग से कीजिए। एंशिएंट मेडाइवल तमिलनाडु बोर्ड एनसीईआरटी इनफ, इससे सब कवर हो जाएगा एंशिएंट मेडाइवल के लिए। और मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी पढ़ ली, पीवाईक्यूज पढ़ ले। पीवाईक्यूज तो इनके अंदर भी इंक्लूडेड है, लेकिन मॉडर्न के अंदर आप स्पेक्ट्रम को भी रेफर कर सकते हो। स्पेक्ट्रम भी बहुत हेल्पफुल किताब है। जिस हिसाब से लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, तो स्पेक्ट्रम इज फॉर हिस्ट्री। ठीक है, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री हो गई। अब बचा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है 11th की एनसीईआरटी, एंड दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये तो हो गई क्लास 11th की। और रेस्ट पीवाईक्यूज आर द की। ये दो बुक्स आपको कंपलसरी पढ़नी है। 10 टाइम्स रिवीजन इज नेसेसरी। 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा इन दो किताबों का, फिजिकल ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी का। ये दो किताबें कंपल्सन इस एग्जाम के लिए। और उसके बाद जो 12th के अंदर ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में इंडिकेटर्स, जैसे वो HDI वगैरह ये सब दे रखा है, तो उनसे क्वेश्चन पिछले 2-3 CDS के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन एनसीईआरटी को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड दिस एनसीईआरटी इज रियली टाइम टेकिंग। लगभग 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं इसको पढ़ने में। ठीक है, बट इसका आउटपुट अच्छा है, तो इसको मत छोड़िए। और एनसीईआरटी के जो बैक साइड में क्वेश्चंस होते हैं उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज कई बार ये भी देखा गया है कि सेम क्वेश्चंस विदाउट चेंजिंग ऑप्शंस भी रिपीट हुए हैं, सेम क्वेश्चंस। तो ये हो गई आपकी ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं हम, यहाँ अपनी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, करंट अफेयर्स हो गई। अब बची इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए सोर्स है आपके पास क्लास 11th बायोलॉजी, जिसके अंदर 2-3 चैप्टर इन्वायरमेंट के दे रखे हैं, वो आप कर सकते हैं। फिर इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इनफ। और इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट थोड़ी बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो बायोलॉजी में भी काम हो जाएगा। CDS के अंदर पर्टिकुलरली ज़्यादा इन्वायरमेंट नहीं आती, बट देर इज शिफ्ट इन ट्रेंड कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर आने लगी हिस्ट्री की जगह, और इन्वायरमेंट की जगह ज्योग्राफी की जगह ज्योग्राफी के कम हो गए और इन्वायरमेंट ज़्यादा आने लग गई। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को। तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी, ये तो हो गई बुक लिस्ट, क्या क्या पढ़ना है। और अब आपको बताते हैं कैसे पढ़ना है। कि सबसे पहले आप PYQs उठाइए, पैटर्न चेक कीजिए। देखो PYQs में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, आपको उसके ऑप्शंस भी एनालाइज करने हैं। क्योंकि कभी कभार अक्सर ये देखा गया है इन पेपर्स के अंदर, आज जो ऑप्शन है वो अगले पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। ये इन पेपर का ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है, ये ट्रेंड रहा है इन पेपर का। तो आपको ये ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा। PYQ एनालाइज करो, फिर टॉपिक पढ़ो, फिर चेक करो कि ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो दोबारा रिवाइज करो, उस टॉपिक को पढ़ो, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। रिसेंट ट्रेंड CDS में ये देखा गया है कि एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस, स्टैटिक नहीं आते। स्टैटिक क्वेश्चंस बंद हो चुके हैं आजकल, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। पिछला ही आप CDS का पेपर उठा लीजिए, अभी जो रिसेंट में हुआ है उस पेपर को उठा लीजिए, सितंबर वाले को। इसमें भी एनालिटिकल क्वेश्चंस की भरमार थी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, अंडरस्टैंड करें बस।
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी CDS की। अब बात करते हैं अपन FCAT की। FCAT के लिए 1.5 महीना ही बचा है, और FCAT एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है, और FCAT CDS के कंपेरेटिवली बहुत ईजी एग्जाम है। लेकिन FCAT की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो एक बार आप देख लीजिए। FCAT, तो FCAT में देखिए सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड GK। तो देखिए इंग्लिश तो सिमिलर टू CDS, तो इसके अंदर तो कुछ खास बताने की आवश्यकता है नहीं। सिमिलर टू CDS और मॉक टेस्ट, सिंस प्रीवियस ईयर पेपर भी FCAT की अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देते रहिए आप। मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो इंग्लिश तो सेम ही हो गया कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर से एरर्स वगैरह सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ये तो हो गया इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं पहले GK की। GK के अंदर जो CDS में पढ़ रहे हैं वो आपके इम्पोर्टेंट काम में आएगा, और इसके अलावा थोड़ा सा स्टैटिक इंफॉर्मेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन CDS के अंदर आप स्टैटिक रटोगे नहीं, काम चल सकता है, बट इसके अंदर स्टैटिक GK ज़्यादा आती है। इसके अंदर डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। डिफेंस में जैसे फर्स्ट जनरल पूछ लेंगे, ये आर्मी जनरल, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी देखे गए हैं। फील्ड मार्शल कौन था, ये सब क्वेश्चंस भी इस पेपर में आते हैं। इसमें स्टैटिक पेपर ज़्यादा होता है, और ये ऐसे क्वेश्चंस CDS में देखने को नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये तो हो गई GK की। GK के अंदर मेनली साइंस फोकस रहना चाहिए, और GK के अंदर इसकी पर्टिकुलरली FCAT की, अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको पर्टिकुलरली FCAT के अंदर GK की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। GK वही काम आ जाएगा। और करंट अफेयर्स आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएं इसमें भी, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, करंट रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो ये तो हो गई FCAT GK की बात। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंदर आप सबसे पहले तो टॉपिक्स चेक किए, जो टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन्ड है। फिर उन सब टॉपिक के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने आने चाहिए। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एंड ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो उन टॉपिक्स के आपके बेसिक आने चाहिए। मीन मीडियन मोड, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का वो बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स आने चाहिए तो मैथ्स और रीजनिंग बोथ आर स्कोरिंग। और रीजनिंग के अंदर आपको कैलेंडर, एनालॉजी, मिरर इमेज, और इसके अंदर और भी छोटे मोटे बहुत सारे टॉपिक है, सीरीज, और एनालॉजी में वर्ड एनालॉजी और है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इन सब के बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि इनका लेवल बहुत ही एवरेज रहता है, कोई टफ लेवल नहीं आता इन सब का, लेकिन आपको बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपको बेसिक्स आएंगे तो ये पेपर बहुत ईजी है। ये पेपर मैक्सिमम 300 नंबर का होता है मैक्सिमम मार्क्स, और इसकी कट ऑफ इस बार 157 नंबर गई थी। दिस इज नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। 157 कट ऑफ थी, 157 कट ऑफ थी। तो आप देख लीजिए 157 का मतलब है 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन का मतलब होता है 180 नंबर। तो लगभग 60 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं ना, तो भी आपके आराम से सिलेक्शन होने का चांसेस है। 50 क्वेश्चन में भी आप करीब पहुंच सकते हैं 150 नंबर। ठीक है, और 50 क्वेश्चन कौन से? 50 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के हो गए। कोई भी 3 सब्जेक्ट करने से यहाँ सिलेक्शन की गारंटी हो सकती है, बशर्ते आप, अगर मान लो आप CDS की तैयारी करें तो आपका GK तो ठीक ठाक हो गई, और इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस कर लो। इंग्लिश भी ठीक ठाक होगा, बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है मैथ्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स। और जो IMA की तैयारी कर रहे हैं वो मैथ्स तो है ही उनके पास, IMA में तो मैथ्स आती है। तो ये हो गई इसकी बात, ये हो गया FCAT की स्ट्रेटजी। फिर अब बात करते हैं जो लोग IMA AFA जिनके लिए पेपर 3 की बात।
जिसमें मैथ्स भी आती है CDS के अंदर, जो IMA के लिए अपियर हो रहे हैं, जो एयरफोर्स अकेडमी के लिए अपियर हो रहे हैं, और जो अपियर हो रहे हैं नेवल अकेडमी के लिए। उनके लिए बात करते हैं मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैथ्स देखिए, मैथ्स में IMA, AFA और नेवल अकेडमी वालों के लिए, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे मैं ये समझता हूँ कि जिसने 10th किया उसको ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री इसको आप ट्रिक से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पेपर को खास कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, ओनली PYQ और यूट्यूब से कुछ सोर्स को रेफर कर लो जिससे आपके बस बेसिक्स क्लियर हो जाए। कोई भी SSC एग्जाम के वीडियो देख लो आप मैथ्स के लिए, SSC एग्जाम से कोई भी वीडियो देख लो जिससे हर चैप्टर का आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री 15 क्वेश्चन लगभग, हाइट एंड डिस्टेंस इसका ही उसके 2 क्वेश्चन मान लो। फिर उसके बाद इक्वेशंस के क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशंस, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसके क्वेश्चन मतलब ये जोड़ के 7-8 क्वेश्चन हो गए। फिर स्टेटिस्टिक्स हो गई, इसके 7-8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये इतने भी अगर आप करके जाओ ना तो भी आप लगभग 30-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 30-35 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई मैथ्स की ट्रिक। मैथ्स में इतने टॉपिक भी अगर आप करके जाओ, और फिर अगर किसी को इंटरेस्ट है और मैथ्स जिसका अच्छा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, मीन्स मेंसुरेशन चैप्टर, ये भी आप कर सकते हो। फिर अगर मान लो और भी आप करने की इच्छा रखते हैं, सर्कल, और सबसे स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला ज्योमेट्री। अगर आप SSC का बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा, और SSC जैसे कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री आपके लिए सबसे स्कोरिंग चैप्टर होगा, सबसे स्कोरिंग चैप्टर होगा। तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी से अगर आप फॉलो करेंगे इसको, इसी हिसाब से बुक लिस्ट वगैरह बना के शेड्यूल वाइज तैयारी करेंगे कि हर सब्जेक्ट को 15-15 दिन में आप डिवाइड कर दीजिए, 15-15 दिन में डिवाइड कीजिए, जिसमें PYQs इन सारे सोर्स को आपको रेफर करना है। फिर आपको लास्ट के 1 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है CDS के अंदर। तो आपका CDS कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक, आपका CDS में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। कट ऑफ को कैसे मैनेज करना आपको कि स्कोर करें और आप पार हो जाएं। देखिए, रिसेंट ट्रेंड ये रहा है कि OTA की कट ऑफ जाने लग गई है 105 लगभग, 105 कट ऑफ लगभग जाने लग गई है। अगर 105-107 नंबर है तो आप सेफ है, क्योंकि 102 कट ऑफ है पिछली OTA की। और इस बार भी पेपर जो सितंबर का था वो काफ़ी टफ था पेपर कहने को तो, लेकिन कट ऑफ इस बार भी 100 से नीचे कतई नहीं है। तो ये ट्रेंड हो चुका है OTA के अंदर, OTA की कट ऑफ लगभग 100 प्लस हमेशा रहेगी। और अगर आपका स्कोर 107 या 108 है तो यू आर सेफ। 107 और 108 लाने के लिए आपको मैथ्स के, इंग्लिश के अंदर आपको लगभग 65 से 70 का स्कोर करना पड़ेगा, ताकि GS के अंदर आप 40 स्कोर कर सके। क्योंकि GS के अंदर 40 स्कोर करना भी थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, बिकॉज GS के अंदर 40 स्कोर करने का मतलब है लगभग 53-54 क्वेश्चंस आपके मार्क्स काउंट होने चाहिए इतने क्वेश्चंस के। तो इट इज़ बिट डिफिकल्ट टास्क, बट जिनका GS स्ट्रॉन्ग है उनके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आप इंग्लिश को आप एक अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष बना के रखें, ताकि आपके 65 से 70 मार्क्स आराम से इंग्लिश में आ सके। फिर जिनकी IM में है उनके लिए मैथ्स एक रामबाण इलाज है कि मैथ्स के अंदर आप 50 अटेम्प्ट मार दो। मैथ्स के अंदर अगर आपका 50 स्कोर आ चुका है, तो अगर 50 स्कोर है तो 140 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहती IMA की भी। तो आपको इन दोनों में, इंग्लिश प्लस GS में, सिर्फ और सिर्फ आपको 100 नंबर लाने से भी काम चल सकता है। 100 नहीं तो 95 से भी काम चल जाएगा, अगर आप मैथ्स में 50 मारने के क्षमता रखते हैं तो ये इस हिसाब की स्ट्रेटेजी हो गई। ये स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग रहती है, बट OTA के लिए आप सेफ है। अगर आपके 105 या 107 स्कोर है, OTA के लिए सेफ है। IMA के लिए आप सेफ तभी है जब आपका स्कोर 140 है, लेकिन पिछले दो CDS से इसकी कट ऑफ कम हो रही है, तो ये ट्रेंड थोड़ा गिरता दिख रहा है, लेकिन 140 इज सेफ स्कोर।
140 इज सेफ स्कोर। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ आज की अपनी सारी बात खत्म यहीं पर ही। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो CDS से रिलेटेड तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में डाल दें कि ये डाउट है, तो आपकी सबकी क्वेरीज ली जाएगी। और हो सकता है तो अगर ऐसा कोई टॉपिक मिल जाए जिसमें कि आपको परेशानी हो तो उसका नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज को रिड्रेस भी किया जाएगा। तो थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।